नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो है जेई एडवांस 2025, जो कि पास में है। कभी अभी अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हुआ है और अभी शायद 20-25 दिन बाद जेई एडवांस होगा। तो जेई एडवांस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट लाया हूँ। मतलब सीधी बात है कि हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, एमएसक्यू भी करेंगे और एनईटी भी करेंगे। तो एक एक करके एक एक दिन शायद डेली ना भी हो पाए, तो मैं ट्राई करूंगा कि ऑल्टरनेट डे पे एक एक बार तो आ ही जाए एक एक वीडियो। और वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना डिटेल में हो सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में लेके आधा घंटा तो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, मगर 5-5 मिनट्स तो डिस्कस कर ही सकता हूँ। और आज के वीडियो में मैं टोटल 18 क्वेश्चंस लाए हूँ। 6 क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा, 6 क्वेश्चन एमएसक्यू का होगा, 6 क्वेश्चन एनईटी टाइप का होगा। तो देखो, सीधी बात है। और 6 क्वेश्चन में हर एक का वेराइटी लाया हो, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन है। तो एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। और अ, अभी तो मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए पहली बात तो सीधी बात है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब फिर भी ट्राई कर लो। और हाँ, क्वेश्चन ना मैं तो कर दूंगा क्वेश्चंस, मतलब मगर क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगा, पक्का दिक्कत आएगा। मगर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले 2-3 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहो। और ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, पूरा लास्ट तक देखो। सच बोल रहा हूँ, मजा आएगा। और जो 18 क्वेश्चन लाए हो ना, 18 का 18 क्वेश्चन अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ये पार्ट 2 केमिस्ट्री, जो सेक्शन 1, 18 मार्क्स का, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है। एक एक का +3 और नेगेटिव होगा तो -1 होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो अमोनिया रिएक्ट्स विद डाइबोरेन B2H गिव्स B2H6 एंड 2NH3। तो अमोनिया मतलब NH3, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6। नॉर्मल बोरेन मतलब BH3 होता है, डाइबोरेन B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे से पता है, ये ऐसा होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसको ना ऐसे दिखा सकते हो। और ये आउट ऑफ प्लेन जाता है, मतलब ये एक प्लेन में रहता है। और ये इनका परपेंडिकुलर प्लेन्स में ये दो बाहर वाला हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। उसका दिक्कत नहीं है, वो इधर नहीं चाहिए। तो बोला है कि इट इज फॉर्मुलेटेड एज BH2NH3 होल टू प्लस। ये सही बात है, क्योंकि इसको जब करोगे ना तो होता क्या है सिंपली, कि एक NH3 रिएक्ट करता है इसका B2H6 का। जब दो NH3 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो ऐसा ही होता है, BH2 प्लस NH3। और ये प्लस चार्ज भी कभी कभार लोग बाहर लिख देते हैं, ऐसे में बात आता है। और इसे काउंटर फिट करने के लिए कौन आता है? BH4 माइनस। और मैं सीधा बोलूं तो अगर तुम एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करोगे ना, ये तो दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया है। और अगर एक मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया तो सीधी ये ऐसे लिख सकते हो तुम, B2H6 डॉट NH3। और अगर मतलब थोड़ा सा ही मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसा हो ना, इधर से ये होता है, ये ब्रेकेज इधर से होता है, BH2 प्लस और BH4 माइनस इधर आके एमोनिया कोऑर्डिनेट करता है बोरॉन पे। और इधर से ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SnOH होल 6 2 माइनस कॉन्टेन्स 2 d ऑर्बिटल्स। ये भी सही बात है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये एक तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और SnOH होल 6 मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो इसका दो डी ऑर्बिटल तो ये कंटेन कर रहा है। और इसका देखो, और सबसे मेन बात ये इधर से क्लियर विजिबल हो रहा है जो क्वेश्चन में, कि बफर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड बिलो 7। पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच ऑफ द ब्लड के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये सी वाला होगा, मतलब ये तो नहीं, सॉरी। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है ना, तो इसका ये वाला होगा। और बोला है कि सिलिकॉन SiO2 रिएक्ट्स विद HF टू फॉर्म ए कंपाउंड कंटेनिंग। तो ये रिएक्शन तुम्हें पता ही है, SiO2 HF के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके SiF4 बना देता है। SiO2 मतलब ग्लास।
SiF4 बना देता है सिलिकॉन का। मतलब सिलिकॉन, और 1 मोल ऑफ सिलिकॉन में 4 फ्लोरीन है, मतलब 4 मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम पर मोल ऑफ द कंपाउंड, ये सही है। ठीक है, तो इसका वन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो, सुपर ऑक्साइड्स ऑफ एल्काली मेटल आर ब्लैक इन कलर, ये तो सीधी बात है। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स मतलब क्या होता है? सुपर ऑक्साइड्स मतलब होता है O2 माइनस। अब देखो, जो भी एल्काली मेटल है, तुम मान लो लिथियम है, सोडियम है, मतलब LiO2 होगा, NiO2 होगा, KO2 होगा, तुम्हारा RbO2 होगा, तो इसके बाद CSO2 होगा, ये सभी होगा ना। तो ये सब हुए सुपर ऑक्साइड्स। और सुपर ऑक्साइड्स में मुझे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ऐसे रहते हैं, मतलब सिमिलर एनर्जी लेवल में रहते हैं। तो इसका ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और उसके साथ जब एक नेगेटिव चार्ज और आता है, तो एक तो पेयर्ड बन जाता है, मगर एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रहते हैं अनपेयर्ड। तो इसका n इजिकल टू 2 से ये बन जाता है n इजिकल टू 1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसलिए ना, सुपर ऑक्साइड्स में O2 माइनस की वजह से हर एक सुपर ऑक्साइड क्या होता है, कलर्ड दिखाता है, कलर शो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैक तो नहीं शो करेगा। ब्लैक कौन शो करता है, मैं पहले ही बताता हूँ, ब्लैक करता है CSO2। यार, इसको क्या, हाँ, ब्लैक करता है CSO2, मगर LiO2 NO2 को देखोगे तो ये येलो शो करता है। ठीक है, इसके बाद KO2 ऑरेंज शो करता है, और RbO2 क्या शो करता है, ब्राउन। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि सारे ब्लैक नहीं होते। इसके बाद बोला है कि सीजियम आयोडाइड इज लेस soluble इन वाटर ड्यू टू हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये लेस soluble इन वाटर, ये लेस soluble इन वाटर किस लिए होता है? ये लेस soluble इन वाटर होता है, देखो, अब तुम CSI को बोलोगे, CSI लेस soluble इन वाटर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाई कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है, CS और I। मगर जब पानी में जा रहा है, तो पानी में तुम क्या बोलोगे, ये CS प्लस में टूटेगा और ये I माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, अब पानी में बोल रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि CS और I में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रहा है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये होता है ना तुम्हारा सीधा सीधी मुद्दा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जब तुम पानी में दे रहे हो, और दोनों है CS प्लस और I माइनस, दोनों, एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला ग्रुप 1 का, और एक है ग्रुप 17 का, तो वो तो पानी में आके टूटेगा ही कैटायन और एनायन में। तो जब कैटायन और एनायन में वो टूटेगा, तो वो CS प्लस और I माइनस में हो जाएगा। और जब CS प्लस और I माइनस में टूटेगा, अब इसको अगर पानी, जो कि है वाटर, ये अगर स्टेबल कर पाए, तो वो एक्वस, वो सॉल्युबल होगा। और नहीं, अगर वो, मतलब पानी उसको अच्छे से, मतलब मैं बता रहा हूँ, सीधी बात है कि CS प्लस जो है ना, CS प्लस को अगर पानी अच्छे से खुद के अंदर रख पाए तो स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब होता क्या है, जब तुम, जैसे कि सोडियम, या फिर सोडियम छोटा साइज है, और इधर है CS प्लस। CS प्लस ना बहुत बड़ा साइज है रेदर देन सोडियम। अगर सोडियम इतना सा है, हाँ, सोडियम इतना सा ही है, इसको क्या कहते हैं, इसको पानी आके अच्छे से इसके चारों तरफ से ना घेर लेता है। तो इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अच्छा खासा होता है। और ये हाइड्रेशन एनर्जी इसका अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाता है। मगर CS प्लस में उतना पानी नहीं आ पाता, मतलब अगर 3-4 पानी भी आए ना, तो उसका उतना अच्छा खासा स्टेबिलिटी नहीं हो पाता। तो जो लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लार्ज कैटायनिक साइज इज नॉट स्टेबल गुड इन द aqueous solution। ये तो नहीं होगा, तो ये अगर नहीं होगा, तो ये लेट सॉल्युबल रह जाता है। मगर इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर ये हाई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, ये हाई कोवेलेंट कैरेक्टर की जगह अगर बोलता कि हाइड्रेशन एनर्जी, तो सही रीजन होता। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बोलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि ऑन हीटिंग लिथियम LiNO3 गिव्स ए ब्राउन कलर गैस। LiNO3 को जब तुम हीट करोगे, तो क्या करेगा, NO2 गैस को प्रोड्यूस करता है, और साथ में LiO को प्रोड्यूस कर देता है। Li2, सॉरी सॉरी सॉरी।
Li2O और ये मैं रिएक्शन लिखूं तो ये रिएक्शन होता है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम आयनाइड, हाँ, प्लस ये ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। और इसके बाद बोला है कि ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एसिडिक इन नेचर। अगर मैं बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा? बीईओ होगा। और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड मतलब बीईओएच होल टू। अगर इसका तुम रिएक्शन देखोगे, सीधी बात है, तो बेरिलियम ऑक्साइड के साथ जब मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्ट करता है एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड वर्क करता है। और जब तुम बीईओ को मतलब बेरिलियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या देगा? सीधी बात है, तुम्हें अच्छे से ये पता है, BeCl2 एक अच्छा खासा कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है। और जब तुम बेरिलियम ऑक्साइड को जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराओगे तो ये क्या देता है? एक बेरिलियम OH और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Na2 आता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं होगा। मगर करेक्ट ऑप्शन तो मतलब देख के ये लिथियम नाइट्रेट से समझ आ रहा है, मगर मैं चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से पता हो तो सीधा कर पाओगे। देखो, बोला है कि इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब जब वो n इजिकल टू इन्फिनिटी में है, मान लो n इजिकल टू इन्फिनिटी या फिर n इजिकल टू n में है, मतलब कोई भी एक्साइटेड स्टेट में है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में है, वो उससे कहा आ रहा है n इजिकल टू 1, जो कि है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो एनर्जी छोड़ेगा। तो एनर्जी छोड़ेगा, इसलिए बोला है कि क्वांटम नंबर n ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, मतलब n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, और लैम्डा लैम्डा ही है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कॉन्सेप्ट निकालो तो 1/लैम्डा क्या होता है? आर जो कि है रीडबार्ग कांस्टेंट, आर एच भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n1 स्क्वायर क्या है? लो एनर्जी लेवल का होता है, कि जिसमें वो आ रहा है जो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एनर्जी लेवल, या फिर सीधा बहुत बोलो कि लो एनर्जी लेवल। और ये n2 क्या है? मोर, सॉरी, मोर एनर्जी लेवल या फिर हाई एनर्जी लेवल होगा। सॉरी, ये क्या है? हाई एनर्जी लेवल, जो कि ऊपर रहता है हाई एनर्जी लेवल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लेस स्टेबल। क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है जितना ज्यादा ग्राउंड स्टेट के नीचे आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है वो। ठीक है, अब देखो, इसमें n1 में क्या बोला कि n1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो n1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और n2 का वैल्यू हमें पता करना है, तो इसका अगर पता करना है तो 1/लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही होगा। तो 1/लैम्डा किसके साथ हो रहा है? 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसका अगर मैं बोलूं तो 1/लैम्डा क्या होता है? आर माइनस r/n2 स्क्वायर। तो r/n2 स्क्वायर का कितना आ रहा है? r/n2 स्क्वायर का तुम्हारा आ रहा है r माइनस 1/लैम्डा। और इसका कर लो तो लैम्डा, r लैम्डा माइनस 1। ठीक है, यही तो हो रहा है ना। और इसको तुम उल्टा कर दो, n2 स्क्वायर बाई आर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? लैम्डा बाई लैम्डा आर माइनस 1, यही आ रहा है, लैम्डा बाई लैम्डा आर माइनस 1। तो इसका, अब देखो, n2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? लैम्डा आर बाई लैम्डा आर माइनस 1। और n2 का वैल्यू अगर मैं बोलूं तो इसका कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ लैम्डा आर बाई लैम्डा आर माइनस 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एन हीटर हीटर वाटर हीटर ऑपरेटिंग ऑन ए हाइड्रोजन fuel heats water falling at the rate of 5 kg per minute on from 27 degree centigrade to 77 degree centigrade. In the heat of combustion of hydrocarbon is 20,000 joule gram per gram. How much fuel in gram is consumed per minute? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले क्या निकालना होगा? पहले देखो, पहले बोल रहा है कि रेट, देखो रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है? रेट ऑफ कंजम्पशन तुम्हारा है 5 kg पर मिनट।
यही ना। और बोला है कि हाउ मच फ्यूल इन ग्राम इज कंज्यूम्ड इन ग्राम पर मिनट। कितना एक एक मतलब कितना फ्यूल एक ग्राम एक मिनट में कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। तो एक तो 5 kg हो रहा है, ठीक है। ठीक। ओ, मतलब 5 kg फ्यूल तुम्हारा आ रहा है। अब देखो हाइड्रोकार्बन उसमें कितना होगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब देखो ए वाटर हीटर, अब तुम्हारा जो जो टोटल हीट होगा, हीट अच्छे से पता है, हीट इज इक्वल टू एमएसटी होता है, और हीट इज इक्वल टू मास। अब मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन निकालना होगा तुम्हें। अब देखो मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन इंटू स्पेसिफिक हीट, इंटू इंटू क्या होगा, इंटू तुम्हारा होगा पर मिनट टाइम। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 5 kg आएगा। 5 kg हो रहा है, इसके बाद 4200, ठीक है, पर मिनट आ रहा है। और सॉरी 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 सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तो डेल्टा टी कितना आ रहा है, 50 केल्विन में आ रहा है। देखो तुम सेंटीग्रेड डिफरेंस जो भी होगा वही तो केल्विन का डिफरेंस भी होता है। मतलब इसके साथ भी तुम 273 ऐड कर दो, इसके साथ 273 ऐड कर दो, मगर जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल वो तो सेम ही होता है ना। तो इंटू 50 हो जाएगा। तो ये करने से कितना आएगा, 250 इंटू मतलब 250 इंटू 4200, तो इसका आ रहा है करीबन 150 0000, यही आ रहा है। तो अब देखो, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि बोला क्या आ गया, इन द हीट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज 20,000 जूल पर ग्राम। अब 20,000 कंजम्पशन कितना है, 20,000 जूल पर ग्राम। तो टोटल तुम्हारा मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंजम्पशन कितना होगा, 1050000 भाई तुम्हारा 20,000। तो ये तीनों तीनों तो काट दो, तो 105/2। तो 105/2 कितना आ रहा है, तो 52.5 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 52.5, ठीक है। तो इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पहले दिया है तुम्हारा पीसीसी एक्सेस में। अब देखो पहले तुम्हारा एक तो है तुम्हारा 2 डिग्री, ये जो है ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। अब इसके साथ तुम ओएच, और इस ओएच में पीसीसी एक्सेस में देखो, पीसीसी एक्सेस में, और पीसीसी क्या होता है, पीरिडीनियम क्लोरोप्रोमाइड, और पीडीसी होता है पीरिडीनियम डाइक्लोराइड। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब, फुल ऑक्सीडेशन मतलब अल्कोहल को जो कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देता है। मगर पीसीसी क्या करता है, पीसीसी इसको बनाएगा कीटोन में, और इसको बनाएगा एल्डिहाइड में, क्योंकि ये अगर स्ट्रांग होता तो ये एल्डिहाइड को सीधा बना देता कार्बोक्सिलिक एसिड में, मगर ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है तो इसलिए ये एल्डिहाइड तक बनाएगा। इसके बाद दिया है क्या, इसके बाद दो एक मॉलिक्यूल ऑफ एक इक्विवेलेंट दिया है, ये तुम्हारा डायॉल का। अगर एक इक्विवेलेंट डायॉल का दिया है तो सीधी बात सुनो, कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है रेदर देन कीटोन का, ठीक है। अगर कीटोन का ज्यादा होता है तो ये कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट दिया है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह रहेगा। इधर मान लो कि ऐसा आता है कि एक OH, ये OH, ये दोनों आया, इधर से ये दोनों हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, इधर से वाटर डिडक्ट होगा। वाटर डिडक्ट होने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, ये तुम्हारा बन गया बी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा बोला है कि CH3 MgBr, CH3 MgBr, CH3 MgBr मतलब CH3 माइनस होता है, वो क्या अटैक करेगा,
वो तुम्हारा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढेगा कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड जो कि होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, ये तुम्हें पता ही होगा। तो ये अटैक करेगा इधर, तो इसको O माइनस, और साथ में क्या दिया है H3O प्लस। H3O प्लस मतलब O माइनस इधर से H ले लेगा, और इधर एक मिथाइल, और इधर तुम्हारा जो है हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब तुम इसके साथ लोगे H3O प्लस को, अब ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ना, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप सीधी बात है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या डी प्रोटेक्ट होता है, डी प्रोटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। स्लाइट एसिडिक कंडीशन में, स्लाइट एसिडिक स्लाइट बेसिडिक कंडीशन में ये टूट जाता है। तो ये ओइच, तो ये ओइच हो रहा है, इसमें मिथाइल ग्रुप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसमें क्या आएगा, इसमें एक ये टूट के फिर से एल्डिहाइड बना देगा, और इसके बाद लास्ट में NaBH4 दिया है। NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट ओइच को तो ओइच में ही रख देगा, मगर ये एल्डिहाइड को टूट के अल्कोहल बना देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले पीसीसी एक्सेस में आया, तो एक्सेस मतलब मुझे चाहिए दो इक्विवेलेंट चाहिए। तो दो इक्विवेलेंट मतलब दोनों अल्कोहल जो है, एक अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, और जो प्राइमरी वाला अल्कोहल था उसको किस में कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ने तुम्हारा सीधा मुद्दा है जो कि मोर रिएक्टिव होता है, जो कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया rather than कीटोन, क्योंकि कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। उसके बाद तुम्हें ग्रिग्नर रिएजेंट दिया, तो ग्रिग्नर रिएजेंट ने कीटोन में जाके अटैक किया, क्योंकि कीटोन खाली था, एल्डिहाइड तब प्रोटेक्ट हो चुका था। तो जब प्रोटेक्ट हो जाएगा तब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं बचेगा, तो अटैक होगा कीटोन में। उसके बाद ग्रिग्नर के साथ तुम्हारा ये जो H3O प्लस वर्ल्ड कप रिएक्शन दिया, वर्ल्ड कप में क्या होगा, ये जो स्लाइट एसिडिक कंडीशन दे दिया उन्होंने, वो स्लाइट एसिडिक कंडीशन ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डिप्रोटेक्ट कर दिया, और उसके साथ साथ तुम्हारा जो ग्रिग्नर रिएजेंट में O माइनस बना था, O माइनस एक H प्लस को लेके OH में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में तुम्हारा एक NaBH4 दिया है। NaBH4 जो कि है तुम्हारा एक स्लाइट पार्शियल, बोल सकते हो कि ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर इधर एसिड होता, एसिड या फिर एस्टर होता, याद रख लेना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तुम्हारा एसिड और एस्टर को ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोला है कि C6H10 एक्स। अब C6H10 मतलब देखो सीधी बात है, इसका तुम डिब्यू निकालोगे तो इसका कितना आएगा, दो आएगा, मतलब इसका नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इजिकल टू टू। दो अनसैचुरेशन तो इसमें पक्का प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और C6 बोला है कि एक्सेस क्लोरीन और अब देखो क्लोरीन में, अब अगर मैं एक एल्किन को लेके बात करूं जिसमें Cl2 और CCl4 दोगे, तो ये क्या करता है, पहले तो ये मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, मैं जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ। तो पहले एक Cl प्लस का एक ट्राइसाइक्लिक ये एक तुम्हारा ट्राई मेंबर रिंग फॉर्म होता है, और रिंग फॉर्म होने के बाद Cl माइनस अटैक करता है मोर स्टेबल पोजीशन में, और एंटी पोजीशन में, जैसे कि Br2 CCl4 में होता है, ऐसे ही CCl क्लोरीन CCl4 में, मतलब दोनों जगह ये R था, R1 R2, और दोनों जगह ट्रांस पोजीशन में क्लोरीन ऐड हो जाता है। मतलब इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मगर ये बोल रहा हूँ कि इसमें ट्रांस होता है। ठीक है, याद रख लेना। और O3H2O2 तुम्हें पता है कि O3 मतलब O3 जब भी होगा तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगा, ओजोनोलाइसिस, और H2O2 मतलब ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा। मगर जब भी ओजोनोलाइसिस के बाद अगर मान लो कि एल्डिहाइड हो रहा है, जो कि होता है Zn और H2O दोगे तो उसको H2O2 के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, ऑक्सीडाइज होके बना देगा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन का पूरा जो जो क्वेश्चन में लिखा था वो मैंने समझा दिया। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से एक एक स्टेप को मतलब ऑप्शंस देखो और ट्राई करो खुद से। अब देखो
कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन में करता हूँ ये दिखाता हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इनकरेक्ट होगा, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो गया। इसके बाद देखो, अगर तुम दो अनसैचुरेशन है और C6 है, ठीक है, तो मान लो कि तुमने ऐसा बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन बना दिया। अब जब तुम इसको Cl2 और CCl4 में दोगे, तो ये सीधी बात है क्या बनाएगा, ये सीधी बात है, इसमें इसमें इस पोजीशन में, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, तो 4 क्लोरीन आएगा, 4 क्लोरीन कैन कम, 4 क्लोरीन आएगा। मगर इसमें जब एक्सेस में CCl4 Cl2 CCl4 दिया है, इसमें क्या बोला है, सीधी बात है कि 2 क्लोरीन आया है, तो तुम्हारा एसाइक्लिक तो होगा ही नहीं। एसाइक्लिक अगर तुम मान लो कि एल्काइन लोगे, मतलब R1, ये R2, इसमें तुम 3 कार्बन 2 कार्बन जो भी लगाना है लगा दो, इसमें भी जब तुम Cl2 CCl4 दोगे, तुम्हारा दिमाग में यही आएगा पहले, तो इसमें भी क्या होगा, एक एल्किन हटेगा, 2 क्लोरीन लगेगा, फिर एक एल्किन हटेगा, 2 क्लोरीन लगेगा, तो इसमें भी 4 क्लोरीन आ रहा है, तो एसाइक्लिक वंस तो पॉसिबल नहीं है, एसाइक्लिक पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद पॉसिबल क्या होगा, तुम जाओगे साइक्लिक में, तो साइक्लिक में जब तुम जाते हैं, पहले C6 देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग में यही आएगा सबसे पहले कि एक 6 मेंबर्ड का रिंग बना दो, एक 6 मेंबर्ड का रिंग बनाने से, और एक, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ एसाइक्लिक, बोल रहा हूँ एसाइक्लिक नहीं हो रहा है, उसका मतलब वो इंडिकेशन क्या दे रहा है, एसाइक्लिक में दो डबल बॉन्ड्स होता है, तो एक डबल बॉन्ड को रहने दो जो कि क्लोरीन बनाएगा, और एक डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन को तुम रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। मगर और इसको इसको जब तुम Cl2 और CCl4 के साथ ट्रीट करोगे, तो इसका इसका भी 2 क्लोरीन आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये पहला बी ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर बोला है कि कॉन्टेन्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन ओजोनोलाइसिस, जब तुम इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे O3 और H2O2 का प्रेजेंस में, तो पहले तो ये इधर से टूटेगा, इधर से टूटने से पहले एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंस में जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंस में वो क्या बना देगा पता है, वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, मगर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि ये कंटेन्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है, तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कि ओजोनोलाइसिस के बाद टूट के डाइकार्बोक्सिलिक ना बना देता है। तो अगर ये नहीं बनाएगा, तो एक को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि ओजोनोलाइसिस में जब सेकेंडरी अल्कोहल को, या फिर मैं बोलूं कि जब तुम ऐसे डबल बॉन्ड को तोड़ते हो, जो कि तुम्हारा बना के कीटोन कन्वर्ट करता है, H2O2 का उतना पावर नहीं रहता कि वो एल्डिहाइड को तो हटा सकता है, इस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मगर ये OH के जगह, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि ये R1, ये डबल बॉन्ड, ये R2 था, ठीक है, अगर इसको O3 और H2O2 का प्रेजेंस में दोगे, सॉरी इसमें R3, इसमें R4 होगा, सॉरी इसमें एक को हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन कर दो, तो इसको जब तुम करोगे, तो R1 और R3 ये मिला के दिया, और इसको R2, ये हाइड्रोजन दिया, मगर ये वाला H2O2 का प्रेजेंस में इधर ऑक्सीजन आ रहा है, सीधी बात है, तो इसको तुम घुमा के करो, मतलब ये तो देखो, कॉम्प्लेक्स एक सी साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग, तुम्हारा जितना सोचा तुमने, इधर से क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा, तुम्हें पता चल रहा है, तो ये बी ऑप्शन, ऐसे कि MCQ है, तो आंसर तो तुम्हारा इधर से निकल गया, मगर क्वेश्चन कितना सही है मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखो क्या हो सकता है, तो तुम ना एक काम करो, 6 मेंबर जब नहीं हुआ, एक रिंग तो तुम्हें चाहिए, तो एक 5 मेंबर बना लो, ये क्या हो गया, तो 5 मेंबर रिंग बना लो, अगर एक 5 मेंबर रिंग बना लिया, और एक डबल बॉन्ड तो बनाना ही होगा क्योंकि उसको तोड़ना है, और एक कार्बन को ऐसे लगा दो, जब ये टूटेगा, इधर से जब ये टूटेगा तो कैसे होगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये रहेगा कीटोन में, तो तुम्हारा दो सेटिस्फेक्शन हो गया, एक रिंग था एक डबल बॉन्ड था, वो रिंग तोड़ के क्या बनाएगा, 2 क्लोरीन लगाएगा,
और जब तुम इसको ओजोनोलाइसिस कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये क्या कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, ठीक है। और इसका देखो 5 मेंबर रिंग बनाया, और एक रिंग कैसे पॉसिबल होगा, एक 4 मेंबर रिंग पॉसिबल होगा। एक जगह पे ये लगा दो, ये दोनों जगह नहीं लगा देना। अगर दोनों जगह लगा दिया मतलब एक साइड में डबल बॉन्ड का दूसरे साइड में भी दो एल्किल ग्रुप लगा दिया ना, तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसका दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो 4 मेंबर रिंग जहां पर एक कार्बन पे भी दो सब्स्टिट्यूशन हो, और एक में हाइड्रोजन ऑब्वियसली प्रेजेंट हो जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में टेक पार्ट करेगा, और एक 5 मेंबर रिंग। तो इसका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन, ये मतलब ये दोनों करेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोबारा सुन लो, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है। क्वेश्चन मतलब होप मत छोड़ देना कि टफ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चंस को फाइट करो, वो ज्यादा मजेदार होता है, ठीक है। ये सेक्शन ए था। तो सेक्शन ए में हम लोग एमसीक्यू कर ली। एमसीक्यू तो ठीक ठाक था, इसके बाद चलते एमएसक्यू में, जो कि और बढ़िया होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चंस करेंगे, वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। अगर फुल मार्क्स है तो +4, तुम्हें ये सब पता ही है कि +4, अगर वो है पार्शियल मार्क्स की, इफ बट ओनली 3 ऑप्शन है चूजन, ऐसे 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 आता है, और 0 मार्क्स और नेगेटिव -2 होता है ऑल अदर केसेस में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि 30 ml of methanol is mixed with 60 ml of ethanol at 25 degree to form a solution of density 0.88 gram per cc। तो 30 ml of methanol और 60 ml of ethanol मान रहा है, तो मिथानॉल को तुम इधर कैसे मानोगे, मिथानॉल होगा इधर सॉल्यूट, और ये इथानॉल क्या होगा, तुम्हारा सॉल्वेंट। सीधी बात है। अब मैं हमेशा बोला हूं कि जब भी तुम्हें कुछ भी करना है, तो तुम्हें कुछ भी मतलब सब कुछ लेके जाना है मोल्स में। अब अगर तुम इसका डेंसिटी देखोगे, तो अगर मैं मिथानॉल का देखूं, मिथानॉल का डेंसिटी क्या है, 0.8 ग्राम पर सीसी, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 30 ml। अगर तो इसका मास निकाल लो, इसका मास क्या होगा, मास ऑफ इथानॉल, ये मिथानॉल, MEOH CH3OH। तो मिथानॉल का क्या होगा, 30, डेंसिटी तुम्हें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है, 0.8। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 24 ग्राम। तो मास ऑफ मिथानॉल जो कि प्रेजेंट है 24 ग्राम, और मिथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मिथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट है 32। तो तुम्हारा मोल्स ऑफ मिथानॉल, मोल्स ऑफ CH3OH कितना होगा, 24/32। मतलब तुम्हारा कितना आ रहा है, 0.75 के करीब आएगा, इतना मोल्स प्रेजेंट है। अब तुम करोगे इथानॉल में, ये सेम चीज जो मैंने मिथानॉल के लिए किया, वो तुम इथानॉल के लिए कर लो। अगर इथानॉल के लिए करोगे, तो इथानॉल का दिया है 60 ml। अब डेंसिटी इसका कितना है, 0.92 ग्राम पर सीसी। और ये बात अगर मैं बोलूं कि इसका मास निकालो, तो इसका मास कितना होगा, 60 इंटू 0.92, 60 इंटू 0.92 मतलब 0.92। इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 55.2, 55.2 ग्राम आ रहा है। इसका अगर 55.2 ग्राम आ रहा है, तो इसका देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 24 + 6 + 16, मतलब तुम्हारा आ रहा है 46। इसके बाद तुम निकालने पड़ेगा मोल्स, मोल्स कितना होगा 46, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। इसका 55.2/46 मतलब इसका आएगा 1.2 मोल। तो 1.2 मोल ऑफ इथेनॉल और 0.75 मोल्स ऑफ मिथानॉल प्रेजेंट है, ये सीधा मुद्दा है। अब तुम क्वेश्चन को ये दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका डेंसिटी है 0.88 ग्राम। अगर मैं देखो क्वेश्चन में ना, मतलब अब तुम्हें अच्छे से पता है मिथानॉल और इथेनॉल दोनों सिमिलर टाइप का है, दोनों ही पोलर है, तो ये दोनों क्या बनाएगा, ये दोनों बनाएगा आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ये तो सही होगा। मगर पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, मतलब सॉरी ऑप्शंस। तो इसका अगर मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जब तुम दोनों को मिलाओगे तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो टोटल वॉल्यूम V = V1 + V2 होगा।
मतलब 30 + 60 इजिकल टू 90 ml। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मैं बोला हूँ कि मिथानॉल होगा तो 0.75 मोल, 0.75। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 90 ml। और मोल्स पर लीटर में होता है, ये क्या होता है? मोल पर लीटर में होता है। तो मोल्स पर लीटर में 90 ml को तुम 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो अब तुम ये लीटर इनवर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया, बस और कुछ नहीं। तो इसको अगर कन्वर्ट किया तो 0.75/90 × 1000। तो इसका कितना आ रहा है? 0.75 इंटू 1000। तो इसका आ रहा है 8.33। इसका 8.33 मोलर है, ठीक है ये। और मोलालिटी में निकाल लूं, मोलालिटी, ये मोलारिटी है, ठीक है, ऊपर वाला। और ये मोल केजी इनवर्स में होगा। केजी इनवर्स ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी क्या किस में है? केजी में है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले बोला हूँ कि पहले मिथानॉल और इथानॉल को सब कुछ निकाल लो, फिर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 0.75 है। इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज दिया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर केजीज में दिया है तो इसका मुद्दा क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तुम्हारा इथानॉल है, इथानॉल का मास तुमने निकाला है 55.2 ग्राम। तो 55.2 ग्राम, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 डिवाइड से मतलब ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 55.2 के नीचे 1000 आएगा तो 1000 ऊपर जा रहा है। तो 75, तो 750 बाई तुम्हारा 55.2 होगा ना। तो 750 डिवाइडेड बाई 55.2 आता है 13.58, 13.586, मतलब 13.59 मोलर। और ये मोलर है। तो मोलालिटी देखो, अब पूछा है कि हाँ, एक एक करके आता है कि बोला है कि मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन है 6.33 एंड 13.59। 13.59 तो सही दिया है, मगर 6.33 सही नहीं होगा। तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसके बाद बोला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें मोल्स तो जाना ही पड़ेगा। जो मोल फ्रैक्शन मतलब शाई होता है, शाई ऑफ सॉल्यूट देखो, शाई ऑफ सॉल्यूट कितना होता है? 0.75। मतलब मैं फॉर्मूला लिख दूं तो ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए, दूसरे पेन से दिखाता हूँ। तो ये n1/n1 + n2 होता है। अब n1 कितना है? 0.75। ये 0.75 + 1.2 होगा। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.95, तो 0.38 होगा, 0.385। तो शाई ऑफ सॉल्यूट 0.385 होता है। और शाई ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, n2/n1 + n2। और तुम्हें पता है कि शाई 1 + शाई 2 मिला के 1 होता है। और इधर दोनों ही सॉल्यूशन है, कोई दूसरा वाला सब्सटेंस तो नहीं है। तो एक सॉल्वेंट क्या होगा? 1 - x ऑफ सॉल्यूट। अगर 1 - x ऑफ सॉल्यूट है, ये कट तो नहीं है, जस्ट एक सेकंड, नहीं कटा नहीं कुछ। वन माइनस तो 1 - 1 - 0.385। तो इसका 1 - 0.385 मतलब 1 - 0.615, 0.615 आ रहा है। तो देखो, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला है 0.615 एंड मोलालिटी 13.59, मोलालिटी 13.59, और सॉल्यूट का भी 0.385 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस तो सही है। और बोला है कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी, अच्छा मोलारिटी बोला है, ये देख लेना, मोलारिटी 8.33 होगा। मोलारिटी होगा 8.33, ये 13.59। अगर ये मोलालिटी बोलता तो सही होता, ये मोलालिटी बोलता तो सही होता। तो ए ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है बी और सी होगा, ठीक है। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर Na3 कोबाल्ट ONO। और इसे क्या बोलता है? नाइट्राइड बोलता है, ठीक है, नाइट्राइड बोलता है। और इसको तुम्हें अच्छे से पता है, इसका सॉल्यूशन बेसिक, ये देखो ऑप्शन देखो, पूछा है कि इस एक्वा सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक, इट्स IUPAC नोमेनक्लेचर इज हेक्सानाइट्रेट कोबाल्ट 3, इट्स सोडियम कोबाल्ट नाइट्रो 1 मॉलिक्यूल, इट फॉर्म 3 आयंस इन वाटर। ये सब एक एक करके आओ, एक एक करके। पहले बेसिक वाला तुम्हारा दिमाग नहीं आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है, उसको छोड़ दो। पहले IUPAC नेम तो आता है ना, IUPAC नेम अगर आता है तो IUPAC नेम को पहले कर लो। तो पहले तुम्हारा मेटल आता है, तो तुम्हारा सोडियम तो पहले आएगा। और इसके बाद देखो
3 सोडियम है तो इस इधर नेगेटिव चार्ज 3 माइनस जाएगा, तो तुम्हारा कंपाउंड आ रहा है ONO6 3 माइनस। और ये ONO जो नाइट्रेट है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज में आता है। तो कोबाल्ट का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा, x-3 = -3, सॉरी -6, तो x = +3 आएगा। तो ये जो 3 आ रहा है ये तो सही हो रहा है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो रहा है। तो अगर तुम नाम लिखना चाहोगे तो क्या होगा, सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो कोबाल्टेट, क्योंकि कोबाल्ट आयनाइजेशन पेयर के अंदर है, और इसका 3 होगा। तो ये ऑप्शन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो कॉमन नेम होता है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर में। और अच्छा ये क्वेश्चन भी तो ये ऑप्शन भी तो सही है ना, कि देखो जब तुम Na3 को CONO6 को जब तुम पानी में छोड़ रहे हो, तो तुम्हें पता है कि पानी में छोड़ने के बाद सब कुछ टूट जाता है। अगर सब कुछ टूट जाता है तो 3 सोडियम प्लस तो टूटेगा, उसके साथ CONO6 3 माइनस ये एक आयंस भी आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन कितना होगा, 4 होगा। तो ये ऑप्शंस तो सही नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये 3 नहीं होगा पक्का। और इसके बाद बोला है कि इट्स एक्वस सोल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर मतलब कोबाल्ट ONO6 3 माइनस, इसको जब तुम पानी में दोगे ये एक H प्लस को लेगा। एक H प्लस को मतलब H2O किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। तो ये अगर एक H प्लस लेगा तो CONO6 ये 2 माइनस में कन्वर्ट होगा और एक हाइड्रोजन सामने आ जाएगा। और साथ में क्या बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा। और ये OH माइनस की वजह से ये क्या हो जाता है, स्लाइटली बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ABC होगा। मैं मानता हूँ कि ए ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर बी और सी ऑप्शन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा है कि तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन इज गिवन बाय P = 80 प्लस। अगर किसी को ढंग से फॉर्मूला बताए ना तो क्वेश्चन अभी हो जाएगा। देखो पीटी क्या होता है, पीटी होता है शाई ए PA नॉट प्लस शाई बी PB नॉट, यही होता है सीधा। अगर सीधा मुद्दा ये तुम्हें दिख रहा है अच्छा खासा, तो तुम्हें ये पता है कि टोटल वेपर प्रेशर मतलब ये पीटी बोला है 80 शाही है, 80 शाही है मतलब PA नॉट तुम्हारा कितना आ रहा है, 80 मिलीमीटर एच आएगा। और PB नॉट कितना आएगा, 240, 240 मिलीमीटर ऑफ एच आएगा। यही तो सीधी बात है ना। मोल फ्रैक्शंस बोला है, अच्छा शाई ए और शाई बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। और तुम्हें पता है कि शाई ए के साथ हमेशा PA नॉट ही आता है, और शाई बी के साथ हमेशा PB नॉट ही आएगा, ठीक है। बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट, प्योर बी कंपोनेंट। अब टोटल वेपर प्रेशर पीटी क्या बोला है कि 80 शाई है प्लस 240 शाई बी। अब तुम शाई ए को ना ऐसे निकाल लो, शाई ए को लिख दो 1 - शाई बी, ठीक है, प्लस 240 शाई बी। तो ऐसे अगर करोगे तो कितना आ रहा है, 80 - 80 शाई बी प्लस 240 शाई बी। तो मतलब 80 माइनस, हाँ 80 माइनस क्या लिख सकते हो, 160, सॉरी 80 प्लस 160 साई बी, ये एक होगा। और इसको तो अगर तुम उल्टा लिखोगे, इसको करोगे तो 80 शाई ए प्लस 240 1 - शाई ए, तो 80 शाई ए प्लस 240 माइनस 240 शाई ए, 80 शाई ए प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 240 माइनस 160 ऑफ शाही है, यही तो आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन में बोला है, इसको ब्रैकेट को उड़ा दो, हाँ ये तो सही हो रहा है ना। -160 आ रहा है, 80 सॉरी ये 240 और ये 80 प्लस 160, कोई दिक्कत नहीं। हाँ
अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी। प्योर कंपोनेंट अगर बी के बारे में पूछ रहा है, प्योर कंपोनेंट बी मतलब 240 हो रहा है, प्योर कंपोनेंट बी मतलब पीबी नॉट का बोल रहा है, और ये तुम्हारा 240 के जगह तुम क्या लिख सकते हो, पीबी नॉट माइनस 160 ऑफ शाई है, और इसको पी 80 के जगह तुम लिख सकते हो पी ए नॉट प्लस 160 ऑफ शाई बी, यही तो लिख सकते हो ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अब तुम्हें पता है कि शाई ए ये और शाई बी ये जो दोनों है ये मोल फ्रैक्शन है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये तो कभी नेगेटिव में। हाँ, मानता हो कि ये फ्रैक्शन में आएगा कोई दिक्कत नहीं, मगर ये मोल फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो अगर पॉजिटिव में ही आएगा तो शाइए इंटू 160 ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा जो कि पीवी नॉट से घट रहा है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये टोटल प्रेशर ही है ना, तो ये टोटल प्रेशर हमेशा ये प्योर कंपोनेंट बी से कम ही आएगा, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है वेपर पॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर ए कंपोनेंट। और ये शाई भी सेम है। शाई बी का अगर मैं बोलूं तो शाई बी का भी कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वो 160 के साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, 160 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो कि पी ए नॉट के साथ जुड़कर टोटल वैल्यू पीटी का बढ़ा देगा, मतलब पी ए नॉट से तो ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 80, और ये तो सही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 240। हाँ, प्योर ए का तो 80 होगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये इसमें घुमा दिया है, ये देख लेना। और अगर तुम ऐसे पता नहीं चल रहा है कि पी ए नॉट 80 होगा पीबी नॉट, तो इसका सीधा मुद्दा है, जब तुम्हें पी ए नॉट निकालना है तो शाई ए क्या होगा, शाई ए 1 होगा और शाई बी 0 होगा, मतलब तुम्हारा बी पार्टिकल्स का मतलब सॉल्यूशन के तुम्हारा जो बी कंपोनेंट होगा या फिर बी सब्सटेंस होगा या फिर प्योर बी पार्टिकल होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई मोल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर मोल्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका पीटी कितना होगा, पीटी इज इक्वल टू तुम्हारा 80 शाई है, 80 इंटू 1 प्लस 0, तो इसका 80 आ रहा है, तो 80 क्या आएगा, और ए 80 आएगा पी ए नॉट, इधर से आ रहा है। और ये तुम जब तुम करोगे शाई ए इजिकल टू 0 शाई बी इजिकल टू 1, तो इधर से तुम्हारा जो पीटी होगा वही पीबी नॉट होगा, और अगर तुम करोगे तो कितना आ रहा है, 0 प्लस 240 इंटू 1, मतलब 240 मिलीमीटर एच जी। ठीक है, तो इधर से तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ए और बी और सी आ रहा है, ए बी और सी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस विल टर्न ए बोरेक्स बीट ब्लू इन एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये जो कंपाउंड्स है, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करता है, कलर शो करता है, कलर शो करेगा। अगर ये कलर शो करता है, या याद रख लेना, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ कि जब तुम्हें बोरेक्स बीट को ब्लू करने के लिए बोला है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोबाल्ट और कॉपर, जो कि सोच रहे हो लोग, क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन ये अगर Ap2 में भी जाए, Ap2 प्लस में भी जाए, Ap3 प्लस में भी जाए, ये क्या शो करेगा, ये येलो शो करेगा, इसका प्रॉपर्टी है येलो शो करना। देखो ये याद रखने का चीजें है, ये मत सोचना इसमें भी कॉन्सेप्ट लगा दूं। इसका कॉन्सेप्ट अगर जानना है ना तो तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री जानना होगा, वो पूरा केमिस्ट्री अभी जानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैं समझा सकता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो कैसे तुम्हारा बहुत कुछ आता है, एमएलसीटी आता है, फिर एलएमसीटी जानना पड़ेगा, फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जानना पड़ेगा, फिर डीडी ट्रांजिशन जानना पड़ेगा, और जब तक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होगा तब डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। और डीडी ट्रांजिशन में जब तुम्हारा एनर्जी गैप कैलकुलेट कर लेते हैं हम उसके ऑर्गेल डायग्राम प्लॉट करते हैं, ये सब प्लॉट प्लॉट करने के बाद वो आता है कलर्स। तो उतना जानने का मतलब कोई नेसेसिटी नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट को याद रखो, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, इसको याद रखो। आयरन जो देता है ये येलो फ्लेम में दे देता है, जब तुम निकेल को करोगे, मतलब निकेल मतलब Na2 प्लस, उसको 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 वो देता है वायलेट कलर। ठीक है, और इसके बाद कॉपर, कॉपर को जब तुम हॉट कंडीशन में, मैं दोनों कंडीशन लिखा देता हूँ, हॉट कंडीशन में दोगे तो ये शो करेगा ग्रीन कलर, और जब तुम इसको कोल्ड कंडीशन में दोगे ये ब्लू कलर शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है Mn2 प्लस, Mn2 प्लस जब तुम आओगे, Mn2 प्लस क्या शो करेगा, हॉट कंडीशन, और ये तुम्हारा कोल्ड कंडीशन। हॉट कंडीशन में वायलेट कलर शो करता है,
और इसमें ये शो करता है एमेथिस्ट। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट सॉरी क्रोमियम, क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस हॉट और कोल्ड कंडीशन में बोल रहा हूँ। हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में, हॉट कंडीशन में क्रोमियम के शो करेगा, येलो शो करेगा। और ये क्रोमियम कोल्ड कंडीशन में शो करता है तुम्हारा ग्रीन शो करता है। और ये याद रख लेना कि ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर जब सॉरी कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट हमेशा मतलब तुम्हारा हॉट कंडीशन है ये या फिर कोल्ड कंडीशन है, ये तुम्हारा शो करता है ब्लू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दिया है, तो वो हॉट कंडीशन में मतलब ऐसा ही है कुछ, बोरेक्स बिट को वो ब्लू टर्न कर देगा। कुछ नहीं करता है वो, ऐसे होता है ना। मैं बोलता हूँ कि एक तुम पत्ते लेते हो, ये टीन मतलब कुछ एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम नहीं, टीन का फॉइल लेता हो, फॉइल के उसमें ना तुम एक बोरेक्स को स्प्रिंकल करते हो, मतलब ये मान लो कि एक बोरेक्स, बोरेक्स मतलब कुछ बीट्स को दिया, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये टीन का पत्ता था, इसमें तुम ऊपर से हाथ से कुछ बोरेक्स का बीट दिए, बोरेक्स का बीट के जब तुम हीट करोगे ना, ये हीटिंग किया, ये हीटिंग करने के बाद इसके ऊपर ना एक व्हाइट व्हाइट कलर का एक लेयर बन गया ऐसे, मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, वैक्स बोलते हैं ना, जब तुम पूजा वगैरह में जो वैक्स मतलब मोमबत्ती जो होता है, मतलब हिंदी में क्या बोलता है, मोमबत्ती होता है उसमें, जब तुम ये थोड़ा सा वैक्स पिघल पिघल के आता है ना सफेद कलर का, तो उसको ही उस वैसे स्ट्रक्चर आता है, उसके ऊपर तुम पता है उसके ऊपर तुम कोई मेटल मान लो कि Cu2 प्लस को, मतलब कॉपर का कुछ भी स्प्रिंकल कर दो, मतलब ये स्प्रिंकल करने के बाद, हाँ, ऐसे मान लो कि इसके ऊपर तुमने स्प्रिंकल कर दिया, और स्प्रिंकल करने के बाद फिर भी हीट किया, और हीट करने के बाद क्या होता है ना, वो कलर पूरा फैल जाता है उस बोर्ड एक्सबिट में, ऐसे शो होता है। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है जो जैसे शो करते हैं टीचर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल है, बस समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन में, हाँ, ये साइक्लोहेक्सानॉल है और वन मिथाइल, तो इसके ऊपर सामने तुम्हारा एक OH है, और इसके सामने दिया है H3PO4, H3PO4 और हीट, H3PO4 क्या है, H3PO4 कुछ नहीं करेगा, एक एसिड प्रोटॉन सोर्स है, प्रोटॉन सोर्स है, मतलब H+ डोनेट कर रहा है, H+ अगर डोनेट करेगा तो इसका देखो ये किस में कन्वर्ट होगा, OH2 में, OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, और H3 वाटर है, हीटिंग हीटिंग कंडीशन है, हीटिंग कंडीशन है, मतलब ये क्या फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इस फेवर, एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर फेवर करेगा तो ये H2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा, OH2+ को निकाल देगा, और ये बना देगा ये वाला। इसके बाद तुम्हारा ये है BH3 और THF, BH3 THF देख के तुम्हारा दिमाग में ये आता है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और उसके साथ देते हैं क्या, H2O2 OH- जो कि नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है। और ये किस में होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अगर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक OH आएगा, और हाइड्रोजन को मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा वो हो रहा है, अच्छे से बना ले रहे तो, हाँ, ये मिथाइल ग्रुप था, और इधर, हाँ, नहीं, हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। देखो तुम्हारा मान लो कि ये जब तुम ये था, ये 120 डिग्री में था, sp2 मतलब एक प्लेनर कंपाउंड था, और इसके बाद तुम्हें पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, सीन आता है, तो मान लो कि ये ऊपर था, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो ये ऊपर था, तो ये नीचे से ही हाइड्रोजन आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे से ही आएगा हाइड्रोजन और OH आएगा। और अगर ये नीचे से H और OH आया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद तुम्हें दिया है कि SOCl2 और की pyridine, और SaCl2 और pyridine जब एक मतलब pyridine के SOCl2 और pyridine जब एक साथ आता है तब होता है इन्वर्शन प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो दो बार SN2 हो जाता है, मतलब SN2 होगा, नॉर्मल SN2 होगा तो ये इन्वर्शन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो अगर इन्वर्शन प्रोडक्ट देगा तो ये मिथाइल तुम्हारा एबव द प्लेन था, और ये OH क्या होगा, बिलो द प्लेन से एबव द प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बिलो द प्लेन में, सॉरी OH क्यों लिख रहा हूँ, क्लोरीन। और अगर ये कंडीशन में बोलता कि सिर्फ SOCl2 देता,
पीरिडिन नहीं देता, नो प्रेजेंस ऑफ पीरिडिन, तो ये किस में कन्वर्ट होता, ये तुम्हारा मिथाइल ये था, और ये क्लोरीन अबव बिलो द प्लेन आता, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद तुम्हारा NaSMe, NaSMe कुछ नहीं है, ये नॉर्मल SN2 शो करेगा, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट, इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब इन्वर्शन ऑफ द काइडल सेंटर, काइडल सेंटर को स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज होता है अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप सेम रहा हो तो SMe माइनस अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, और अबव द प्लेन क्लोरीन है तो ये अटैक कहाँ से करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो ये मिथाइल अबव द प्लेन है, और SMe ऐसे आएगा। तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मिथाइल और SMe दोनों एंटी पोजिशन में है, ये C एंड D बहुत करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोगों को इधर दिक्कत आ सकता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, एक तो तुम्हारा मिथाइल अबव द प्लेन है, और ये SMA बिलो द प्लेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर तुम, मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा घुमा दो, इसको, मतलब देखो, कंपाउंड तो सेम है ना, सीधी बात है, इसको तुम घुमाओगे ना, या फिर इसका एनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर लोगे, तो ये क्या आएगा, ये एनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर क्यों लोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये देखो, ये कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको जब तुम एक इधर से, मतलब इधर से तुम उल्टा, मतलब उसको घुमाओगे, उसको उसको घुमाने से ये क्या आएगा, ये सीधी बात है, ये मिथाइल बिलो द प्लेन जाएगा, ये एसएमई ऊपर अबव द प्लेन जाएगा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों सिमिलर कंपाउंड ही तो हो रहा है, तो C एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये C एंड D होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये MSQ का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कीटोन दिया है और एक एल्डिहाइड दिया है। ये क्वेश्चन एक एक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड का मैंने ये बोला, ये क्या होता है, दी प्रोटेक्टिंग, क्या लिख रहा हूँ, ये होता है प्रोटेक्टिंग एजेंट, प्रोटेक्टिंग एजेंट, ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो एल्डिहाइड को पहले बाइंड कर लेगा, ये कीटोन कीटोन की तरह ही रहेगा। इसके बाद आता है NH2, NH2, और उसके प्रेजेंस में OH माइनस, OH माइनस हीट को, OH माइनस हीट करोगे, ये क्या होता है, ओल्ड किस्ना रिडक्शन, ओल्फ किस्ना रिडक्शन होगा। तो ये क्या करता है, ओल्फ किस्ना रिडक्शन, ओल्फ किस्ना रिडक्शन होता है, और एक क्या होता है तुम्हारा क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, ZnHgHCl, ठीक है। ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, दोनों हाइड्रोजन में, मतलब वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर, हाँ, वाटर को रिमूव कर देता है, मतलब एक ऑक्सीजन के जगह वो दो हाइड्रोजन को पुट कर देता है। और अगर एक ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन को पुट कर दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दो हाइड्रोजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, ऐसे प्रोटेक्शन केमिस्ट्री ऐसे चलता रहा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दिया है H3O प्लस दिया है, उसके बाद H3O प्लस दिया मैंने बोला कि एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाने के लिए, डी प्रोटेक्ट करने के लिए, डी प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको अगर तोड़ दूं मैं, तो ये ऐसा दिखेगा, इधर दो हाइड्रोजन था और इधर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, सीधी बात है। और इसके बाद दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को अल्कोहल में प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसके बाद SOCl2 दिया है, SOCl2 ये 1 डिग्री है, इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल नहीं आ रहा है, तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ द ए, ये तो सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा A ऑप्शन है। इसके बाद इसके ऊपर दिया है PPH3, तो PPH3 क्या करता है, PPH3 सीधा जाएगा, ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा, तो ये क्या करेगा, जस्ट फॉर अ सेकंड, हाँ सॉरी, जस्ट फॉर अ सेकंड, मैंने एक चीज गलत बोला, गलत मैंने बोला कि पीपीएच3 कोई एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं खाता। पीपीएच3 क्या करेगा, ये पीपीएच3 फास्फोरस के साथ ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये सीधा जाके इधर अटैक करता है, क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, तो इधर पीपीएच3 पॉजिटिव चार्ज में आ गया। और पीपीएच3 इसके बाद क्या दिया है, BuLi दिया है, BuLi क्या है, Bu माइनस Li बेस है, तो ये हटाएगा एसिडिक हाइड्रोजन को। ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया तो इसमें आया नेगेटिव चार्ज, और इसमें आया PPH3 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तुमने ये सामने ये चीज दिया, और ये OMe
OMe और इधर हाइड्रोजन। और देख लो एक चीज अच्छे से याद कर लो कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना, फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें होता है डिपाई पिपाई बॉन्डिंग। और ये डिपाई पिपाई बैक बॉन्डिंग जो होता है, ये बैक बॉन्डिंग जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको तोड़ने का क्षमता बहुत कम लोगों में होता है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें एक चीज तो अच्छे से पता है, ये वीटिंग में ये जुड़ जाता है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक कर देगा। तो ये था, ये नेगेटिव चार्ज इसमें। और ये मान लो कि ये PPH3 था, प्लस ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया इसमें। तो ये अटैक करने के बाद ये O- में खुल गया। और ये क्या बना रहा हो, ये जैसे कि जैसा ही था। और इसके थर्ड में मेटा पोजिशन में ये वाला ग्रुप था, ओ एम ई, ठीक है। और ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और इसके बाद O- PPH3 को अटैक करेगा, तो ये एक साइक्लिक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। और उसके बनने के बाद ये दोनों बॉन्ड टूटता है। और इस टूटने के बाद बनेगा क्या, इसमें तो एक आ रहा है ये वाला, ये फर्स्ट रिंग को फर्स्ट रिंग मान लो। इसके बाद एक पोजीशन से ये आएगा, एक डबल वन स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर का मेटा पोजीशन में क्या होगा, अच्छा हाँ, दो OMe, दो OMe एक उसमें नहीं रह सकता, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन दिया है। तो थोड़ा सा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सॉरी इसका इस तरह से हो रहा है ना, चीज मैंने गलत किया शायद। कार्बन सेंटर एक्स्ट्रा तो नहीं बना दिया। हाँ ये इधर से, हम्म, ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये डी स्ट्रक्चर आ रहा है। तो A एंड D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन थर्ड में, जो कि है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस मतलब कर पाओगे तो बहुत अच्छा, मतलब सच में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मगर MSQ का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा है। मतलब इसमें से मुझे सबसे अच्छा जो क्वेश्चन लगा वो MSQ के सवाल ही लगा। देखो, बोला है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम कंटेन्स NH3 एंड क्लोरीन लिगेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल, जिसमें क्या होगा, NH3 होगा और क्लोरीन होगा। अब किसमें कितना प्रेजेंट है ये बोला नहीं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3, तो ये इसका +3 होगा। और इसका बाहर भी कुछ रहेगा फिर, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में। तो कॉम्प्लेक्स विच शोज वन सिस एंड वन ट्रांस आइसोमर, नो फेशियल, वन सिस एक सीस दिखाता है और एक ट्रांस, ये वन सीस और एक सीस, एक ट्रांस दिखाने के लिए नॉर्मल वन ट्रांस दिखाने के लिए तुम्हारा पक्का क्या होना चाहिए, एक ट्रांस दिखाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन या फिर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया प्रेजेंट होना चाहिए, सीधी बात है। नो फेशियल और मेरियल, फेशियल और मेरिटोनियल मतलब तीनों तो प्रेजेंट नहीं होगा, किसी एक का। मतलब एक का चार और दो में यही रहेगा कि NH3 का दो हुआ, क्लोरीन का चार हुआ, या फिर क्लोरीन का दो हुआ, एमोनिया का चार हुआ। और तुम्हें अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है तो। और रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विथ AgNO3 सॉल्यूशन फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। मतलब एक क्लोरीन तो पक्का बाहर रह रहा है। और अगर एक क्लोरीन बाहर रह रहा है तो क्या होगा, NH3 को मैंने तीन मान, सॉरी तीन तो नहीं होगा, तो तीन होगा तो फेशियल मेरिटोनियल दिखाएगा। तो ये चार मान लिया, दो क्लोरीन को अंदर मान लो और एक क्लोरीन को बाहर मान लो। तो अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं तो इसका X माइनस, क्लोरीन दो अंदर है मतलब दो, और इसका Cl माइनस है तो ये Cl पॉजिटिव होगा, इसका +1। तो X इजिकल टू +3 आ रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3, ठीक है। तो ये भी शो कर रहा है। अब देखो, बोला है कि हाउ मच प्रेसिपिटेट इन ग्राम विल बी फॉर्म्ड इफ 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद AgNO3। इसको अगर AgNO3 सॉल्यूशन में दोगे तो तुम्हें पता है कि AgCl प्रेसिपिटेट होता है। जितना मोल्स ऑफ AgNO3 तुम दे रहे हो एक्सेस में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोराइड 1 मोल ही है,
1 मोल ऑफ क्लोराइन है। अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन है तो एजीसीएल भी कितना मोल प्रेसिपिटेट होगा? 1 मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा। 1 मोल ऑफ एजीसीएल विल प्रेसिपिटेट। अगर 1 मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? सिल्वर का मोलर मास होता है तुम्हारा लगभग 107.107.86 ग्राम मोल इनवर्स होता है। और क्लोरीन का अगर मैं बोलूं, क्लोरीन का होता है 35.5। और जब तुम इसको समेशन करोगे तो कितना आएगा? 35 143.5, 143.5 ग्राम, लगभग इतना ही आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करने के बाद एजीसीएल कितना, एजीसीएल प्रेसिपिटेट इन ग्राम में बोलूं तो इसका 143.5 ग्राम प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन तो बनता है, मगर इस मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आसान है। मैंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं ले आया हूँ जो करने में जान निकल जाए। तो देखो, बोला है कि एच इज ए वीक एसिड एंड एन इज ए सॉल्ट। मतलब एच ये की एक वीक एसिड है जो कि इसमें जाएगा, ब्रेक करेगा H प्लस और A माइनस में, और ये A माइनस और एक Na प्लस और A माइनस, ये मिला के ये एक सॉल्ट है। और तुम्हें अगर हिंडरसन हेजलवर्थ इक्वेशन पता है, हिंडरसन हेजलवर्थ इक्वेशन, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, देख लेना। तो इसका तुम्हें पता है कि पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाई एसिड, या फिर मैं बोलूं सॉल्ट बाई एसिड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है पूछा, एकदम डायरेक्ट दिया है कि इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स एच है। एच है और एच इज टू Na। इसका मोलर रेशियो मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है इसका। मोलर रेशियो क्या है? 10:1 है। 10:1 मोलर रेशियो है। तो तुम मान लो कि इसका एच ए का तुम मान लो, एक टाइम के लिए तुम मान सकते हो इसका 10 मोल प्रेजेंट है, और या फिर 10x प्रेजेंट है। और तुम्हारा Na का मान लो कि 1x प्रेजेंट है, 1x मोल प्रेजेंट है। जिसको 10 और 1 समझना है उसको 10 और 1 समझने दो, और जिसको बहुत चुल मची है वो 10x समझ लो और 1x समझ लो। रेशियो करके तो 10:1 आ रहा है ना, सीधा मुद्दा है। तो इसका अगर रेशियो करके 10:1 आ रहा है, तो तुम्हें इधर जो हिंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन होता है ये कॉन्सेंट्रेशन में डील करता है। ये अगर कॉन्सेंट्रेशन में डील करता है तो तुम्हारा वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। तो अगर मैं एच का कॉन्सेंट्रेशन लिखूं, ये कितना आएगा? 10x बाई वॉल्यूम। ठीक है, और 10x बाई वॉल्यूम आएगा, और ये क्या आएगा? और अगर मैं Na का कॉन्सेंट्रेशन लिखूं तो ये आएगा 1x बाई वॉल्यूम। और मुझे चाहिए एच, सॉरी बेस, बेस या फिर बेस बोलो, या फिर तुम इसको सॉल्ट लिख सकते हो, जो भी बोलो। सॉल्ट मतलब Na बाई एच का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? Na मतलब x बाई वॉल्यूम बाई 10x बाई वॉल्यूम, x बाई वॉल्यूम बाई 10x मतलब 1/10 आ रहा है, सीधा मुद्दा है। 1/10 आ रहा है। तो इसका pH क्या होगा? pH पूछा है, अच्छा pH दिया है, pH इज इक्वल टू 5.38 दिया है, तो 5.38 इज इक्वल टू pKa, जो कि निकालना है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट बाई बेस मतलब Na बाई H है, और 5.38 प्लस इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 1/10। अगर log ऑफ 1/10 है, 5.38 इज इक्वल टू pKa, pKa माइनस ऑफ log ऑफ 10, और log ऑफ 10 क्या होता है? 1 होता है। तो 5.38 इज इक्वल टू pKa माइनस 1। तो pKa कितना आ रहा है? 1 प्लस 5.38 मतलब 6.38। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 6.38 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन उतना भी मतलब उतना टफ नहीं था। ठीक है, तो इसका 6.38 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये CO2 होगा। हाँ, लास्ट 4 क्वेश्चन बचा है। बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इफ द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 100 लीटर कंटेनर एट, तो वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम तुम्हारा दिया है 100 लीटर, और टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 केल्विन। ठीक है, अब बोला है कि 100 मोल्स ऑफ, और मोल्स कितना फॉर्म हो रहा है? 100 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म इस प्रोड्यूस एट इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं। और केपी पूछा है, तो केपी मतलब केपी क्या होता है?
केपी होता है प्रेशर, ये प्रेशर का टर्म होता है। अब देखो क्वेश्चन को एक एक करके देखो, पहले मैं रिएक्शन अच्छे खासा समझा देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड में है वो रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो केपी बोला है तो वो किस में होगा? केपी मतलब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और तुम इधर लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही लिखोगे ना। अब जो दोनों सॉलिड फॉर्म में है उसको हम लोग वन कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक सॉलिड, एक कोई सॉलिड सब्सटेंस वो तो प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता है। तो जो केपी होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पता है तो हम इजीली बोल सकते हैं उसका वही इक्वल होगा, उसका केपी के बराबर होगा। तो वो अगर उसका केपी के, और तुम्हें अच्छे से पता है कि ये तीनों चीज दिया हुआ है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? आइडियल गैस इक्वेशन से तुम प्रेशर निकाल लो। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर निकालो। प्रेशर क्या होता है? एनआरटी बाई वी होगा। एनआरटी मोल्स कितना दिया है? 100 मोल्स दिया है। 100 मोल्स इंटू 8, जब तुम प्रेशर में डील करते हो तो 0.081 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 केल्विन। और वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 100 लीटर। तो लीटर लीटर गया, केल्विन केल्विन इनवर्स गया, मोल मोल इनवर्स गया। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एटीएम यूनिट में आएगा, और तुम्हें एटीएम यूनिट में ही चाहिए। तो 100 तो घट गया, तो ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 82.1 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आएगा 82.1 एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। वो चाहेगी द पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथिलीन टू लिनियर पॉलीइथिलीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन ऑफ NCH2। मतलब हो क्या रहा है? NCH2 ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है, मैं सही से लिखता हूँ। NCH2 डबल बॉन्ड CH2 ये रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करता है? पॉलीमराइजेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब CH2 ये n मॉलिक्यूल्स कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है? CH2 डबल वन CH2 मतलब तुम्हारा क्या है? इथिलीन मॉलिक्यूल है। इथिलीन मॉलिक्यूल ये क्या कितना लिया? n मॉलिक्यूल्स ने n मोल्स लिया है। n मोल्स अब इथिलीन मॉलिक्यूल लेके ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन, ये बॉन्ड मतलब एक CH2 डबल वन CH2 टूटता है, और टूटने के बाद 590 किलो जूल मोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसको ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन होके 331 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। और एंथैल्पी बोला है पॉलीमराइजेशन का, पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा है। अब देखो सीधा मुद्दा है, मैंने जब ये चीज दिखाया तो तुम्हारा क्या हो रहा है? एक सिंगल बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का, वन पाई बॉन्ड ब्रेकेज ये तुम्हारा हो रहा है। और तुम्हारा बन क्या रहा है? दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है दोनों तरफ से, ये वाला और ये वाला, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो तुम्हें अगर डेल्टा एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन तो क्या होता है? फॉर्मेशन माइनस ब्रेकेज। तो अगर दो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है तो 2 into 331 होगा, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। तो इसका कितना आएगा? 662 माइनस 590, 662 माइनस 72। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है 72 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 72 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसका फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 72 आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो लास्ट दो क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ट्राई करो। बोला है कि सम ऑफ रिएक्शन नंबर, ये रिएक्शन नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें मेजर प्रोडक्ट को इसमें करेक्टली मेंशन किया है। तो ठीक है, पहले एक एक करके देख लेते हैं। इसमें डबल वन CH2 दिया है, और इधर डबल वन है, इधर डबल वन है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। इसके ऊपर जब तुम H प्लस दोगे तो ये डबल वन जो एल्किन है ये तो खाएगा पहले ही, तो ये खाएगा तो ये मोर स्टेबल पोजीशन में कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा। ये इधर कार्बोकैटायन को फॉर्म कर दिया। कार्बोकैटायन फॉर्म होने में अब इसके बाद ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जाके इधर आएगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और इधर आएगा और ये दोनों आएगा। अब देखो कुछ बच्चों को इधर चुल मचेगा कि भैया ऐसा होता है कि
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तभी होता है, मतलब जब रीअरेंजमेंट होता है। तो मेरा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन अगर इधर से मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल अगर जा रहा है तभी रीअरेंजमेंट होगा। ये स्टेप तो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इधर जब था तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन था, रेजोनेंस तो दोनों तरफ हो रहा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन था तो, और इधर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है अल्फा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। देखो सीधी बात है, एक चीज और तरह से सोचो, हाइपर कॉन्जुगेशन का इससे ज्यादा होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी में। अब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तोड़ के समझाता हूँ। अगर ये होता है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन, देखो दोनों तरफ से स्टेबिलिटी दे रहा है, और इसमें ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, तो इसका जो रीजन है ये स्टेप जाना, इसको फेवर करता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखो ये कुछ नहीं था, मैं समझा नहीं समझाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, मगर ये छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। तो ये आया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये इधर जाएगा, और इसमें इसमें देखो अभी इसमें कुछ नहीं है, और इसके बाद तो ये जब जाएगा तो ये इधर था, ऐसा था, ये इधर और इधर आ गया, और इधर आने के बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन का बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ गया, और इसके बाद हीटिंग कंडीशन दिया H प्लस कंडीशन, मतलब इधर से एक वाटर आएगा, वाटर एक हाइड्रोजन को इधर से पकड़ेगा, ये आएगा ये नेगेटिव चार्ज को, मतलब ये कन्वर्ट कर देगा इसमें बेंजीन रिंग विद ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो ये तो सही ऑप्शन हो रहा है, इसका मेजर प्रोडक्ट ये है, मेजर प्रोडक्ट ये है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है H2NI नो रिएक्शन। अब देखो ये CH2 CH3, इसको जब तुम H2NI के बेसिस में दोगे, ये ट्राई मेंबर, ये जो थ्री मेंबर रिंग होता है ना, ये थ्री मेंबर रिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, जब तुम H2 और NI दोगे तो वो H2 और NI इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में ये देखो नो रिएक्शन तो कभी नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा ही पक्का, क्योंकि ये अगर तोड़ेगा तो ये ऐसा बनेगा, और इसको मैं ट्राई मेंबर मतलब 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ऐसा बनेगा। अब तुम कुछ बच्चा बोल सकते हैं कि भैया इधर से भी तो टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से तोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, ये CH2 CH2 CH2, ठीक है ऐसा दिखेगा। इसमें भी कार्बन नंबर 3 और 4 6, और इसमें भी 3 6, ठीक है, तो ये बनेगा, ये दोनों बन सकता है। इसमें से मेजर मतलब इसमें मेजर माइनर क्या ही करूँ, इसमें ये शायद मेजर हो सकता है, और ये शायद माइनर होगा। ठीक है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। इसके बाद डबल बॉन्ड ये दिया है, ये COH, इसको मैं खोल के लिखता हूँ। बच्चों को ये रिएक्शन पता है, मगर बच्चा गलती कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ। जब हीटिंग कंडीशन दिया है ना, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर इधर से एक चीज याद रख लेना, जब तुम्हारा दिखे कि ये जीरो पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन है, और ये अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन में बीटा पोजीशन में अगर तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, कार्बोनिल ग्रुप अगर बीटा पोजीशन में दिख जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो इधर से वाटर आएगा, हीटिंग कंडीशन में ये निकलेगा, ये निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और ये बनेगा COOH। तो ये तुम्हारा होगा मेजर प्रोडक्ट, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। इसके बाद CH3 CH2 COH, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 COH, मतलब ये क्या है, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड है। प्रोपानोइक एसिड को जब तुम हीट करोगे, ये हीटिंग कंडीशन में क्या ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स का वाटर निकलेगा, मतलब CH3 CH2, ये है, और इधर भी एक ऐसे लिख दो OH CH2 CH3, ये ज्यादा से ज्यादा इसको निकाल के तुम एसिडिक एनहाइड्रेट बना सकते हो, मतलब ET, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आया, ये आया कीटोनिक कंडीशन, ये ET आया, तो ये एनहाइड्रेट फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये करने के लिए ये हीटिंग कंडीशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है, जिसे तुम बोलते हैं कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। मगर इसके साथ ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का ये स्टेप नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा हीटिंग दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन बचा है फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में CH3 में दूसरा पेज में दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब ये बार्च रिडक्शन का क्वेश्चन है ना, सोडियम और लिक्विड अमोनिया दिया है, ये इसमें जब तुम देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऐसे तोड़ना। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल विथाइल कुछ भी दिया हो, और जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिया है ना, विथ सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा ऐसे तोड़ देना, ठीक है। क्योंकि सीधा मुद्दा है कि नेगेटिव चार्ज जो आता है ये इधर आ जाता है, और इसको ऐसे तोड़ना। तो इसमें मुझे क्या दिया है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप दिया है, तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर आया वो बार्च रिडक्शन के बाद ऐसा आया। इसके बाद क्या बोला है कि ऑक्सीजन, अच्छा ओजोनोलाइसिस बोला है। इसके बाद जब तुम ओजोनोलाइसिस करोगे, O3ZnH2 दिया है, तो इसके बाद O3ZnH2 मतलब ये मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ से तोड़ दो। तोड़ दो, इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसको एल्डिहाइड बना दिया, और एक क्या होगा, ये भी एल्डिहाइड में फॉर्मेशन होगा, ये भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका एल्डिहाइड दोनों तरफ है। एक में बीच में CH2 है, बीच में CH2 आ रहा है। हाँ, बीच में CH2 आएगा, सॉरी। बीच में CH2 आ रहा है, और एक में कीटोन, ये मिथाइल ग्रुप है, और एक में आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, मिथाइल और एल्डिहाइड ग्रुप, मिथाइल और एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये भी सही है। तो जो रिएक्शन का सम पूछा है, मतलब 1+5 इजिकल टू 6, अगर 1+5 इजिकल टू 6 आता है तो ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन में जाता है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन का बहुत कुछ सीक्वेंस वगैरह कुछ दिया है। एक एक करके देख लेते हैं, रिएक्शन सीक्वेंस को कर लेते हैं। को मिथाइल दिया है CH, मतलब ये एक एल्काइन है, इसके साथ ये MgBr है, ठीक है। MgBr मतलब ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो सीधी बात है, इसको हटाओ। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा, तो एक इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, MC111C- में कन्वर्ट करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कि कन्वर्ट हो जाएगा CH3 गैस में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया। तो तुम अब ये गैस में अगर कन्वर्ट हो गया, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और ये आयोडाइड को निकाल देगा। ये आयोडाइड को निकाल दिया, तो मिथाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, मिथाइल आया। सॉरी, मिथाइल ने इस पे अटैक किया, तो CH2 मिथाइल आया, ठीक है। CH2 CH3 आया। इसके बाद बोला है कि ये तुम्हारा वाई प्रोडक्ट है, इसको ऊपर तुम डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करो, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से ट्रीट करो, मतलब तुम्हारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना। मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मोर स्टेबल पोजीशन ये आ रहा है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है ना, ठीक है। मिथाइल और सी, और ये क्या कहते हैं, इसको एल्काइन के लिए बोलते हैं कि कुचेर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आएगा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आएगा तुम्हारा ET, ठीक है। ये आ रहा है। इसके बाद इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रीट किया है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में ट्रीट होगा, ये CH2, ये CH2 के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारा इधर भी इथाइल ग्रुप है। इसके बाद H2SO4 दिया है, और हीटिंग कंडीशन दिया है। अगर H2SO4 और हीटिंग कंडीशन दिया है, तो एक तो मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से वो क्या ले सकता है, हाइड्रोजन लेगा और एलिमिनेट होगा। तो एक तो इस तरफ से ले लो, तो CH डबल बॉन्ड C, CH, ये CH2 CH3, अगर लेफ्ट साइड से मतलब A पोजीशन से लिया, और अगर बी पोजीशन से लिया तो क्या होगा, इसमें भी CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आया, 3 4 CH2 CH3, ज्यादा कार्बन बना दिया ना, सोच तो ना, हाँ एक कार्बन ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी। ये बनेगा, तो ये बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यही है ना। आ, हाँ, दोनों तो सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हाँ, दोनों सेम आ रहा है, तो O3 और O3CHCl2 O3Me2S, मतलब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है। अगर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इसका हो रहा है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बाद इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इसका ओजोनोलाइसिस रिएक्शन तुम करोगे, तो ये कन्वर्ट होगा MeCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ये इसके साथ क्या आएगा,
उसके साथ आएगा CH3 CH2 CHO, ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। और ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के पास क्या है, दोनों के पास प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन। और तुम्हें सामने दिख रहा है डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट OH माइनस मतलब ये लिखाएगा एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। और एल्डोल रिएक्शन को मैंने अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो। एक तो तुम्हारा है दो कार्बन का एक एल्डिहाइड, एक तीन कार्बन का, मतलब एक तुम्हारा इथानएल्डिहाइड है और एक तुम्हारा प्रोपेनएल्डिहाइड है। एक तुम्हारा क्या है, इथानएल्डिहाइड CH3CHO, और एक तुम्हारा है प्रोपेनएल्डिहाइड मतलब CH3CH2 CHO। मैं इसको किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन फाइनली, कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है। तो अगर कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है, तो टोटल नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स विच आर पॉसिबल ये पूछा है, देखो पहली बात तो क्या होगा, ये CH3 CHO ये है, तो ये माइनस जाएगा, इस माइनस को पहले इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो ये क्या करेगा, एक ए मॉलिक्यूल ये सेल्फ एल्डोल दिखा सकता है, CH3CH, मतलब ये इधर जाके अटैक करेगा। ये अटैक करने के बाद मतलब A प्लस A मिला के एक 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 मॉलिक्यूल बनाएगा। और मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये इससे दो हाइड्रोजन निकाल लो और इससे एक ऑक्सीजन निकाल लो, तो तुम्हारा क्या बन रहा है, एक CHO और एक CHO, ये CH3 से दो हाइड्रोजन निकाल लो, मतलब एक एक हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड। और ये बनेगा तुम्हारा CH3 और ये हाइड्रोजन। और इसमें तुम्हारा एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो इससे टोटल कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स आ रहा है, इसको मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, ये सेल्फ एल्डोल बना, सेल्फ एल्डोल। अब तुम प्रोपेनएल्डिहाइड को लेके ट्राई करो, प्रोपेनएल्डिहाइड को लेके ट्राई करोगे तो ये CH3 CH2 CHO है। तो इस ये खुद ये माइनस इधर माइनस होगा और खुद में अटैक करेगा, CH2 CH3 हाइड्रोजन। खुद में अटैक किया तो क्या होगा, ये खुद को अगर अटैक किया तो ये बनेगा ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। ये CH2 CH3 और इधर से दो ऑक्सीजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन आया, CH2 CH3, मतलब इधर भी दो प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। इसके बाद इसका तुम क्रॉस एल्डोल कराओ, ये जाके इधर अटैक करेगा, ये जाके अगर उधर अटैक किया तो देखो CH3 माइनस ये जाके अटैक किया CH3CHO, ये जाके किधर अटैक किया, इसमें तुम्हारा इसमें प्रोपेनएल्डिहाइड में, मतलब ये इटी था तो इसमें अटैक किया। तो ये क्या करेगा, ये जैसे कि CHO था, ये रहेगा, इसका डबल वन बनेगा, डबल वन बनने के बाद ये इटी बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया। इसका भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, मतलब इसका भी दो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये भी सिस ट्रांस शो करेगा। ये अगर सिस ट्रांस शो किया, इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, इसके बाद आता है इटी। हाँ, अब ईटी ईटी के वजह से इधर से CH2 दो है ना, हाँ ईटी है, मतलब इधर से नेगेटिव चार्ज आया, इधर से नेगेटिव चार्ज जाके इसमें अटक किया। तो ये क्या बन सकता है, ये बनेगा मिथाइल ग्रुप CHO, ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड बनने के बाद तुम्हारा इधर आया मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। तो इधर भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो इधर से तो तुम्हारा देख के लग रहा है कि आठ आठ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अभी तक पॉसिबल है। मगर देखो एक सेकंड, मैं क्वेश्चन को ना एक बार जस्ट जस्ट वंस अ मोर देख लेता हूँ। इसको देखो, इधर से मैंने शायद कोई गलती किया। जस्ट ए मिनट। हाँ, ये सही होगा, इतना ही आ रहा है, 8 प्रोडक्ट्स आ रहा है टोटल। देखो मैंने देख लिया कि अगर तुम, मैं सोच रहा था कि इधर, हाँ ये देखो, एक तो ये क्वेश्चन है कि एसिमेट्रिक मतलब अनसिमेट्रिक वाला दिया है। अनसिमेट्रिकल मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद सॉरी डाइल्यूट H2SO4 से अपने ट्रीट किया। तो ट्रीट करने के बाद ये बोल रहा है कि ये अगर ये ऑक्सीजन
जो कुचेटॉफ रिएक्शन बनेगा, ये ऑक्सीजन अगर इस तरफ बनता, ये बनता, तो ये बनता, ये प्रोडक्ट तीनों, ये तीनों आता। इसके बाद इसको तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते, तो ये बनता मिथाइल OH, ये बनेगा। और इसके बाद तब जब तुम H2SO4 से ट्रीट करोगे, तो H2SO4 से ट्रीट करने के बाद एक प्रोडक्ट तो ये आता, और एक प्रोडक्ट क्या आता, मिथाइल, ये आता। एक प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये वाला ही है, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, मगर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ रहा है। इसके ऊपर तुम क्या करोगे, इसके ऊपर तुम O3 और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करोगे। ओजोनोलाइसिस से एक प्रोड्यूस होगा तुम्हारा ये, जो कि तुम लेके काम किए, कि एक 3 मेंबर रिंग, ट्राई मेंबर रिंग, सॉरी, और एक ये वाला। तो तुम्हारा जो दो एक्स्ट्रा आ रहा है, दो एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है, एक तो तुम्हारा प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटानल्डिहाइड आ रहा है, और एक ये वाला आ रहा है। तो एक क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ब्यूटानल्डिहाइड, ब्यूटानल्डिहाइड आ रहा है। तो ब्यूटानल्डिहाइड क्या करेगा, इसके साथ ब्यूटानल्डिहाइड में माइनस बना सकते हो, इसको ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन उठा लियो इधर से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना दिया, मतलब ये तो ये सिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा। इसका एक तरफ ये बना दो, इसके एक तरफ ये बना दो, तो टोटल इधर से दो, अच्छा, ये बन गया, ये बनेगा, तो ये तो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। इसके साथ अगर रिएक्ट किया, इधर से बनाएगा, मतलब इसका दो हाइड्रोजन लेके इसके साथ अटैक करेगा, तो इसका CHO ये बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, इटी और हाइड्रोजन, ये अगर इसके साथ बनाएगा तो ये दो, और ये खुद तुम सेल्फ ऑर्बिटल बना के दो GI बनाएगा, ये इसके साथ करके दो बनाएगा। और इसका जब उल्टा आएगा, मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ अटैक करेगा, तो ये भी दो बनाएगा। और इसका एसिटाल्डिहाइड को लेके जब तुम काम करोगे, तो एसिटाल्डिहाइड और ये ब्यूटानल्डिहाइड, इसका भी दो और दो चार बनाएगा। तो टोटल जो आ रहा है इसका दो, दो, चार, पाँच, छः, छः और चार 10, दो 12, और चार 14 और 17, ऐसे ही मतलब टोटल 15-16 प्रोडक्ट्स आएगा इसका, मतलब टोटल कितना आ रहा है, मतलब टोटल कर लेना, मतलब टोटल जो भी आ रहा है, इतना प्रोडक्ट्स ही तो आ रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि इतना प्रोडक्ट्स ही आएगा। मतलब टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर तुम पकड़ोगे, ये टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पकड़ के ही इतना प्रोडक्ट्स आ रहा है। इतना ही तो आ रहा है, क्योंकि एक एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, एक ब्यूटानल्डिहाइड बन रहा है, एक प्रोपेनल्डिहाइड बन रहा है, और एक एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। तो इसका टोटल बना के इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसका अगर ये बन गया, तो यही था आज के लिए, मतलब ये टोटल तुम्हारा 18 क्वेश्चंस पूरा हुआ। 18 क्वेश्चंस में हम लोग हर तरह के क्वेश्चन, सच में हर तरह के क्वेश्चंस देख लिए। लास्ट वाला का क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे अच्छा खासा। ठीक है। तो क्या ही बोलूं, जेई एडवांस का 2025 का अल्टीमेट मॉक टेस्ट, मतलब जो भी बोलो, अल्टीमेट बोलो, जो भी बोलो, मतलब मैंने एक बस नाम दिया। तो इसका मॉक टेस्ट नंबर 1 था। मॉक टेस्ट वाला 2 भी जल्दी आएगा, मैं जल्दी लेके आऊंगा, जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करूंगा। और तुम्हें 18 क्वेश्चंस, मतलब 18 क्वेश्चंस कराए हो, इसके बाद वाला भी 18 क्वेश्चंस का ही रहेगा, जैसे कि फॉर्मेट रहता है, मैं वैसे ही फॉर्मेट मतलब ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो भाई, रिवीजन 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 और रिवीजन रिवीजन जितना करोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप, ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी छोड़ो, ये कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट में फोकस करो। मेन तुम्हारा, अगर एनसीईआरटी सबके पास होता है, कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट जितना तुम्हारा होगा, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा खासा होगा, इस ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है ना, ये टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस के बाद। ये टफेस्ट एग्जाम होता है, इसमें लगता है कॉन्सेप्ट, इसका अगर इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा खासा हो, तुम सक्सीड कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। देखो सच बोलूं तो तबीयत खराब है, गला बैठ गया, और मतलब सच बोलूं तो दिक्कत होता है इस कंटेंट लेवल आना, और इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मगर फिर भी अगर कर रहे हो, और थोड़ा सा, मतलब मेरा सब्सक्राइबर्स तो इतना ही कम है, तो थोड़ा सा मतलब एफर्ट डाल दो, खुद से भी थोड़ा सा शेयर कर दो। मैं शेयर उतना ज्यादा नहीं करता हूँ, मतलब जिसको फायदा हो रहा है उसको फायदा होने दो। तो वीडियो इतना ही था। क्वेश्चंस अच्छा लगा तो
मतलब कुछ भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन तो खुला पड़ा है, मैं रिप्लाई दे दूंगा। रिप्लाई देने में हाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब फिर भी मैं दे दूंगा, मतलब ट्राई करता हूँ, क्योंकि आईआईटी का प्रेशर भी है एक तरफ, तो आईआईटी दिल्ली से हूँ मैं। तो आईआईटी दिल्ली का एक तरफ कोर्स का प्रेशर भी रहता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी तो इतना ही था। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। अ, तो इतना ही था। मॉक टेस्ट तो जल्दी लेकर आऊंगा, या फिर कल या फिर परसों लेके आ जाऊंगा, क्योंकि कंटेंट रेडी करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और कुछ नहीं लगता। सॉल्व तो मैं कर देता हूँ, वो दिक्कत नहीं होगा। तो और मेहनत करते लगो, और जितना भी टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूज करो। यूज द टाइम यू हैव। और अच्छे से देखो, कौन एक एक क्वेश्चंस का मैं सीधा मतलब ऑप्शंस बता के छोड़ सकता था, मगर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से ना तुम्हें, मतलब ये तुम्हें अच्छे से लगे कि ये क्वेश्चंस तुम अच्छे और अच्छे से कर पाओगे। इसका मतलब ये पूरा एक एक क्वेश्चंस का पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझा करो तो ज्यादा बेटर होता है। तो ठीक है। आज का वीडियो में मैं और क्या ही बोलूंगा, तो थोड़ा सा शेयर कर देना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो के लिए इतना ही था। और भी अच्छा क्वेश्चंस लाऊंगा, और थोड़ा सा और एक मेरा सीरीज जो है, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज देख लेना, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, बाय।